आज हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी की और इसमें एनालिसिस पैरालिसिस कैसे आ रहा है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी एक चिंतन मनन का एक जरिया है जिससे आप एक लॉजिकल डिडक्शन करते हैं, एक एनालिटिकल डिडक्शन करते हैं ताकि आप कुछ कंक्लूजन्स पे आ सकें। और जब भी कोई चीज़ सिंथेटिक हो जाए, सिंथेटिक यानी कि जिसमें जिसमें कुछ भी बाहर का एलिमेंट आ रहा है, बाहर का एलिमेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही है कुछ साबित करने के लिए, तो वहाँ पर वो चीज़ फिर झूठ हो जाती है। और झूठ की ये परिभाषा भी जो है ये लॉजिक में ही डिसाइड होती है। लॉजिक मतलब तरीका ये है कि P इज इक्वल टू P। ये एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, इसे टोटोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए हो रहा है क्योंकि वैसे भी हिंदूवादी लोग खुद को बहुत ही होशियार, समझदार, हायर IQ वगैरह का समझते हैं, जिन्हें बहुत भरोसा है अपनी सभ्यता पे, संस्कृति पे, जिसमें कास्ट, जेंडर सबका सोशल है और जस्टिफाइड है। अच्छा, ये सब और रिलीजन्स में भी है, मगर हिंदुइज्म की संग प्रॉब्लम ये है कि हम इसको फिलॉसफी में लपेट के परोसते हैं और वेदांत से बड़ा जो आर्टिफिशियल मतलब एक कहते हैं ना कि झूठ का बाप भी जो होता है वो झूठ ही होता है। देयर इज नो वे टू, मतलब आप झूठ को सच से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये जो हिंदुइज्म के नाम पे जो परोसा जा रहा है वो जिस फिलॉसफी के जरिए परोसा जा रहा है वो फिलॉसफी भी खुद में फिलॉसफी के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। आप कह सकते हैं कि जो नाजी फिलोसफर्स भी हुआ करते थे ना, हाइडेगर ले लो जैसे, तो वो मानते थे कि वो क्या है, दे वर ऑनेस्ट अबाउट इट। एक एग्जाम्पल ले लो यार, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की तो उसने कहा कि भैया ये इमरजेंसी है, मगर अभी क्या चल रहा है? अनसेड इमरजेंसी। अच्छा, इतना वोकल क्यों होना पड़ता है? बिकॉज दिस इज फिलॉसफी। आप छुपा के, ढक के, पर्दों में रह के बात नहीं करते, जिसमें आत्म क्रिटिसिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो, अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म की कैपेसिटी नहीं है तो फिर एक तो पहली चीज आप उसे फिलॉसफी नहीं कह सकते, फिर तो आप उसे अंधविश्वास ही बोलोगे और उसकी जो भी फैन फॉलोइंग है वो अंधभक्त ही होंगे। तो जब भी आपको वेदांत के कोई भी गुरु मिल जाए, जब भी आपको हिंदू फिलॉसफी के गुरु मिल जाए, तो और अगर उन्हें लगता ही नहीं है कि वेदांत में कुछ गलत है, तो यानी कि या तो वो तो आपसे झूठ बोल रहे हैं या खुद से झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो गुरु होने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली इस चीज की समझ नहीं है कि फिलॉसफी का मतलब अनुकरण करना नहीं होता। एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं इमैनुअल कांट, थे मतलब जर्मनी में। उनका कहना था कि फिलॉसफी सिखाने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है और खुद से करने की चीज़ है। हर किसी की खुद के लिए खुद से की जाने वाली चीज़ है। तो और हर किसी की ज़िंदगी की फिलॉसफी होती ही है। जिन्हें लगता है नहीं होती, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की फिलॉसफी पटरी से उतरी हुई है, मगर होती सभी की ज़िंदगी की है। आप फिलॉसफी से वैसे ही नहीं बच सकते जैसे आप जिंदगी से नहीं बच सकते, अगर आप जिंदा हैं तो। थोड़ा सा अच्छा, अभी बात करते हैं वेदांत की। वेदांत में आपको ये सिखाया जाता है कि आप दुनिया को समझ नहीं सकते, या फिर जैसे दुनिया को परिभाषित करने का कोई तरीका नहीं है, आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते। और फिर एक वर्ड आता है ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। ये भी तो एक नाम है। हुआ क्या है वेदांत में एक्चुअली कि एक पूरी फिलॉसफी जिसमें हमें ये सिखाया गया था कि शुरू में और अंत में सब शून्य है, और वहां से एक शून्यता का कॉन्सेप्ट आया था। शून्यता जो है, शून्य में ही ता जोड़ देने से जब आप
एक एज अ क्वालिटीज़ की जब बात कर रहे होते हैं तो वो बन जाता है शून्यता। और शून्यता की जो फिलॉसफी थी ये महायान बुद्धिज़्म की फिलॉसफी है जो डिराइव होती है अल्टीमेटली बेसिकली बुद्धिज़्म से। हुआ ये कि भाई साहब शंकराचार्य जी ने पूरी फिलॉसफी चुरा ली। और आप एस एन दास की इंडियन फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे एस एन दास गुप्ता की तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस तरीके से इतनी भद्दी चोरी। यार देखो फिलॉसफी में एक जो बहुत बहुत जो कोर प्रिंसिपल है फिलॉसफी का वो है ऑनेस्टी। अगर आप ईमानदारी से बात नहीं कर रहे ना तो आप धर्मांधता कर सकते हैं, आप फिलॉसफी नहीं कर सकते। वो फिलॉसफी नहीं होती जिसमें आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलॉसफी का मतलब है आप कि कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। दूसरों को कन्विंस करना उसको परसुएशन, दैट्स आर्ट ऑफ परसुएशन। उसके लिए आप प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ो, आपको बहुत बहुत मटेरियल मिलेगा उसमें से। और उसमें भी ये बात बहुत ऑनेस्टली बताई जाती है कि ये रहा परसुएशन और ये रही कन्विंसिंग। परसुएशन और कन्विंसिंग का एक डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस ये है कि परसुएशन आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, कन्विंसिंग वो चीज़ कि आप एक कंक्लूजन पे आते हैं, उसका एक डिडक्शन हो रहा होता है। और उसके बाद अगर कोई नहीं मान रहा है ना तो इट मीन्स कि उनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या फिर हाउ टू से कि उन कुछ और रीज़न है कि उनका इंटरेस्ट कहीं और लाई कर रहा है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अदरवाइज आपने लॉजिकली, आर्ग्यूमेंटेशन वाइज, फैक्चुअली वो चीज़ जो है जो डिराइव की है वो वैसे ही डिराइव हो सकती है। उसको फिर शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम उस पर वापस आए तो शून्यता को हटा करके इन्होंने वहाँ पे ब्रह्म थोप दिया। और इतनी लंबी मतलब आप वेदांत के इतने सारे टेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ ये समझाया हुआ है कि आप ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको आपने ब्रह्म कैसे कह दिया? ब्रह्म को आप कोई नाम नहीं दे सकते तो आपने नाम कैसे दे दिया? वेदांत का इंटरनल क्रिटिसिज्म है और जब भी आप वेदांत की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आप वेदांत का क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं। एंड दैट्स हाउ एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स पूरा होता है। आप वो पढ़ने के संग संग उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं। ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी का मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होता कि फिलोसफर्स जो बोल रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं वो बिल्कुल ही उसमें कोई लूप होल नहीं होता। होता है, निकालने वाले लूप होल निकाल भी सकते हैं। और एक कंप्लीट डिस्कोर्स जो होता है फिलोसफिकल डिस्कोर्स वो हमेशा तभी कंप्लीट होता है जब आप उसमें उसका क्रिटिसिज्म भी इन्वॉल्व करते हैं। भाई हमारे तो एग्जाम्स भी क्रिटिसिज्म के ही होते थे। फिलॉसफी में जब भी हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हमेशा कुछ क्वेश्चन यही आते हैं कि हाँ इस फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म क्या है। अच्छा जब शून्यता का जो कॉन्सेप्ट था बुद्धिज्म का उसके ऊपर भ्रम थोप दिया गया। फिर शून्यता के कॉन्सेप्ट में ये भी आता है कि सब शून्य ही है और जो आपको दिख रहा है, जो नजर आ रहा है वो सिर्फ कल्पना। क्या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मतलब क्या कि ये सिर्फ आपकी कल्पना है, ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है नहीं ऐसा कुछ। तो और उसको और वेदांत ने उसको रिप्लेस किया माया से। अच्छा, और अब हम बात करते हैं कि ये जुगत लगाई क्यों गई। ये जुगत इसलिए लगाई गई क्योंकि उस वक्त हिंदुइज्म जो था उसको छोड़ करके लोग बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। और इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका वैसे भी पहले से कोई धर्म नहीं था, वो सब बुद्धिस्ट ही बन रहे थे क्योंकि उन्हें बुद्धिज्म समझ में आ रही थी। बीच में नजर आ रहा है वो षडभिंगुर है और षडभिंगुर की जो फिलॉसफी है वो आपको बुद्धिज्म के सबसे जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना उसमें मिल जाएगी। कि जो है वो पल भर के लिए है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। उससे रिलेटेड बुद्धिज्म में एक कहानी भी है जिसमें बुद्ध के पास एक औरत आती है अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के और कहती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो बुद्ध उनसे कहते हैं कि तुम एक घर जाओ, किसी भी पूरे मोहल्ले में जहाँ तक जा सकते हो जाओ और वहां से बस एक कटोरे चावल ले आओ किसी ऐसे घर से जहाँ पे कोई नहीं मरा हो और उस चावल की खीर बना के तुम अपने बेटे को खिलाओगे तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। वो औरत गई एक घर दूसरे घर, किसी के यहाँ पे किसी के दादा दादी चाचा ताऊ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मरा था। तो अल्टीमेटली उसके कटोरे में चावल नहीं भर पाया और इस प्रोसेस में उसको ये समझ में आ गया कि बुद्ध कहना क्या चाहते थे। बुद्ध कहना यही चाहते थे कि
ये सच है और सच को बदलने की हर कोशिश सिर्फ झूठ होती है और झूठ का अस्तित्व नहीं होता। तो कंक्लूजन ये है कि सच को सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है और वहां से एक फिलॉसफी आती है एक्सेप्ट करने की, कि जो सत्य है उसको बस मान लो, और अगर आप उसे मान लोगे तो फिर आपको एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। और वहीं से बुद्धिज्म की एक ऐसी फिलॉसफी जो अभी तक लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जब भी आपको बहुत स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, वो ये कि आप में इस चीज़ का विवेक होना चाहिए कि आप क्या काबू नहीं कर सकते। जो आप काबू कर सकते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आप जी तोड़ मेहनत करो, बिल्कुल करो। मगर जो आप काबू नहीं कर सकते फिर उसकी टेंशन मत लो। अब ये जो फैक्ट है कि जो आप काबू नहीं कर सकते उसकी टेंशन मत लो, ये लोगों को आई वुड से कि हिंदू फिलॉसफी में ये अक्ल बहुत कम लोगों के पास रही। मतलब गीता में भी इसका काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया गया है कि कर्म योगी बनो, फल की चिंता मत करो, और वेदांत तो खैर उसमें बहुत ज़्यादा चोरी की गई है इस कॉन्सेप्ट की। मगर कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं जिन्होंने ये बहुत क्लियरली डिमार्केट किया है कि बुद्ध का मीनिंग कहीं से ये नहीं था कि आप फल की अपेक्षा मत करो, जहाँ पे अपेक्षित है वहाँ करो, जहाँ पे आपको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर जैसे कि आई वुड टेल यू वन एग्जाम्पल कि मैं एक जगह क्लास ले रही थी और वहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे हैं जो रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो इसी एक्सपेक्टेशन पढ़ाई कर रहे होते हैं कि उनको नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, वो इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा पेपर लिख के आते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपना कास्ट, अपना सरनेम लेकर के आते हैं कि भाई आपने हमें नंबर कैसे नहीं दिए। उनके संग मेरी मातापच्ची भी हुई थी। तो अब वहाँ पर जो बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं, जो बच्चा रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है और फिर सुबह एग्जाम देने आया है बिना ब्रेकफास्ट किए, वो एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखे कि उसके अच्छे नंबर आए। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जहां पर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वहां पर आप संघर्ष भी करो, लड़ो, झगड़ो, अपने हक के लिए बोलो, जो मन पड़ता है करो। अभी इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज है जिनके प्रिंसिपल से गायब है, भाई भर्तियां नहीं हो रही हैं। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे आप एक्सपेक्टेशन? आपने कहीं फीस भर दी है, वहां से आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो आप एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखोगे? रखो, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो तो झगड़ो, लड़ो। मगर जहां पर आपको पता है कि ये आपके काबू में नहीं है, वहां पर स्ट्रेस मत लो। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत जरूरी है। आप ओवरऑल नेगेट कर दें कि नहीं भैया कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो, ये गड़बड़ है, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है। और जब ये कहा जाता है कि भाई दुनिया तो माया है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो इतना क्षणभंगुर है कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो। हम तो लेश मात्र हैं इस दुनिया में, हमारी जिंदगी की वैसे भी मतलब कोई लार्जर पर्सपेक्टिव, कोई लार्जर मीनिंग नहीं है, लाइफ खुद में भी मीनिंगलेस है। अंडरस्टैंडेबल है, ये सारी बातें अंडरस्टैंडेबल है। मगर वही बात आती है कि बुद्धिज्म में जो बात बहुत साल पहले कही गई थी और सिर्फ इस एक बात को छुपाने के लिए बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी चोरी की गई, उस पर लीपापोती किया गया। लीपापोती भी पीतांबर रंग का किया गया। क्या बोल रही हूँ मैं, पीतांबर, सैफरन। अच्छा, ये बोलना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक सच को छुपाने के लिए आपने पूरी फिलॉसफी का जो बंटाधार किया है ना, वो अन्याय है फिलॉसफी के संग। मतलब क्या जरूरत है आपको बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी लेने की? अगर नहीं है वेदांत पढ़ाने वालों के पास इतना दिमाग कि वो एक कोहेरेंट फिलॉसफी बना सकें, जस्ट एक्सेप्ट इट। अच्छा, वो कौन सी बात है जो छिपाना चाहते थे? वो यही कि आपके पास वो विवेक होना चाहिए कि आप ये पता कर पाए कि आपके बस में क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि
जब इंसान के पास ये फितूर सवार होता है ना, जब इंसान के दिमाग में, कि वो ये पता कर पाए कि उसके बस में क्या है और क्या नहीं है, इस फितूर के संग ना बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे और बहुत मेहनत करने की कोशिश करोगे, बहुत मतलब यू विल पुट योर ऑल 100% इन टू समथिंग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी बस में था या नहीं। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन टेबल पे बैठे हो और आपको कुछ सपना आएगा कि हाँ आईएएस मेरे बस का है तो मैं करता हूँ, और ये मेरे बस का है या वो चीज़ मेरे बस की है तो मैं करता हूँ, और कुछ चीज़ मेरे बस की नहीं है। आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस की जो सीढ़ी है वो फेलियर से होके गुजरती है, क्योंकि अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके बस में क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको यहाँ कुछ बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो किसी के बस का नहीं है। धर्म बदलना, जात बदलना। आपने अपना धर्म बदल लिया तो आपकी जात भी बदल जाती है। आपने अगर अपना मुल्क बदल लिया, आप ये सोचो ना, इंडिया में आज जितने लोग ब्राह्मण बने हुए हैं या दूसरी कास्ट के हैं, इंसानियत की पैदाइश इंडिया से नहीं हुई थी। हमारा पहला ह्यूमन बींग जो है वो तो अफ्रीका से आया था, वो ब्राह्मण नहीं था। तो इंडिया में ब्राह्मण कहाँ से है? उन्होंने खुद को बोला कि हम ब्राह्मण हैं, उन्होंने उस पर विश्वास भी कर लिया, फिर उन्होंने आपको बोला कि आप ब्राह्मण नहीं हो और आपको विश्वास भी दिला दिया। कैसे? कैसे? झूठ का माया जाल बुन करके, अत्याचार करके, या फिर किसी भी तरीके का शोषण का एक तंत्र क्रिएट करके। अल्टीमेटली आज कहने में क्या आता है कि भारत में जो भी हिंदू है वो किसी न किसी धर्म का है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। एक तो भारत में हमेशा से सारे हिंदू थे नहीं, इंडिया में बहुत बड़ी आबादी थी जो आदिवासी थी, जिनको सिविलाइजेशन में लाया ही गया गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, बंधुआ मजदूर बना करके ही डायरेक्टली लाया गया ताकि वो खेती बाड़ी जो है उसको भरपूर बढ़ा सकें, और इस तरीके से बढ़ा सकें कि सारा जो बेनिफिट है वो राजाओं को जाए, वो राजकोष में जाए। और उस प्रक्रिया में क्या हुआ, वो एक इतनी दुख भरी बात है कि आदिवासियों की जमीनें छीनी गई, उन्हीं के जंगल छीने गए, और उन्हीं से उन्हीं के पेड़ कटवाए गए, उजाड़े गए उनकी जंगल, और उन्हीं को भूखे रखा गया, उन्हीं को गुलाम बनाया गया, उन्हीं से उन्हीं की जमीन पे खेती करवाई गई, और उन्हीं के उगाए धानों को, उन्हीं की उगाई फसलों को उन्हीं से चुरा करके गोदाम में जमा करवाया गया ताकि कहीं इनकी चोरी ना हो जाए। अच्छा, ये सब कहाँ से पता चलता है? कि बुक पढ़ सकते हैं, एंशिएंट इंडिया, आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूपीएससी की सिलेबस में रिकमेंडेड है ये बुक, और पहले ये एनसीईआरटी का पार्ट हुआ करती थी इस बुक के काफ़ी पोर्शंस, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो बाद में ये पोर्शंस बीजेपी के टाइम पे हटाए गए थे। अच्छा, सच को छुपाने के फायदे क्या होते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं होते। जिन्हें लगता है वो सारी जिंदगी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सच को छुपाए रखें, पर आई डोंट थिंक कि बहुत ही इट्स नॉट सस्टेनेबल। और आई वुड स्टिल से कि आपको अपने तरीके से वो तरीके इस्तेमाल करने होंगे जिससे आप झूठ का जो है वो तंत्र तोड़ सकें, और उसका रास्ता जो है फिलोसफिकल ऑनेस्टी से होके जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप बस अपने दिमाग के तौर पे आज़ाद हो जाओ, मौका मिलेगा तो चौका आप लगा दोगे। बस आप अपने दिमाग के तौर पे आज़ाद हो जाओ। ये मैं उन लड़कियों को भी कहती थी जो कहते थे कि नहीं हमारे पास तो फैमिली का इतना प्रेशर है, हमें तो यही शादी करनी होगी, इसी कास्ट में, इसी रिलीजन में करनी होगी। मैंने कहा यार जो भी होता है तुम्हारे संग फिजिकली वो होने दो, पर अपने आप को एक दिमाग के तौर पे आज़ाद कर लो। वो किताबें पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें एक इंसान के तौर पे बदल दें, जो तुम्हारी पर्सनालिटी बदल दें, जो तुम्हारे सोचने का, समझने का, किसी कंक्लूजन पे आने का तरीका जो है वो बदल दें। और ऐसे हज़ारों किताबें हैं, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, पर मैं आपको सोर्सेज बता सकती हूँ। पहला सोर्स है यार, लाइब्रेरी जाओ और वहाँ पर वो लिटरेचर पढ़ो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। चाइनीज़ लिटरेचर पढ़ो, अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो। इंग्लिश तो खैर आपको कम
पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है। मैंने क्या किया था, मैंने इन सब की फोक टेल्स पढ़ी हैं, इजिप्शियन फोक टेल्स, चाइनीज़ फोक टेल्स, इंग्लिश फोक टेल्स बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। और ऑफ कोर्स दूसरी जगहों के रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना चाहिए। भगत सिंह ने एक्चुअली बहुत सारे रिवॉल्यूशन, जो उनके टाइम पे जितने रिवॉल्यूशंस हुए थे वो सारा उन्होंने स्टडी कर लिया था। और अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा ज्ञान था, और नॉन वायलेंस की जो पूरी थ्योरी है वो ट्राइड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल थ्योरी है। ये बात महात्मा गांधी को इसीलिए पता थी क्योंकि ये थ्योरी भी बुद्धिज़्म से डिराइव हो रही है। आप अहिंसा भी कर सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं, और जीतने का जो अल्टीमेट तरीका है जिसके बाद दोबारा वापस से हिंसा नहीं होगी, वो जो अल्टीमेट तरीका है वो अहिंसा ही एक्चुअली है। क्योंकि अगर आपने किसी और के घर के कुछ लोगों को मार दिया है तो फिर वो होती है ना क्या जनरेशनल लड़ाइयाँ, जिसमें खानदान के खानदान सदियों तक भिड़े रहते हैं कि तुमने इसके घर के लोगों को मारा, अभी तुम्हारे घर के किसी बंदे को मारेगा, फिर तुम्हारे घर के किसी बंदे को मारेगा, और फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो जो लड़ाइयाँ अहिंसा से ख़त्म नहीं की जाती, वो लड़ाइयाँ अपने बीच छोड़ के जाती हैं और वो दोबारा पनपती हैं। ओके, सो बेसिकली ये पूरा वेदांत में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर था। और ये इसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि अगर आप खुद से ईमानदारी से किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते तो आप उसे फिलॉसफी मत कहो कम से कम। और वेदांत को जबरन फिलॉसफी बना करके थोपा हुआ है। मास्टर्स, बैचलर्स, एमफिल सब में वेदांत के काफ़ी बड़े बड़े पोर्शंस होते हैं, बट हमारे में फिर भी विद क्रिटिसिज्म होते हैं। बट नॉर्मल लोगों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यार इट्स अ फ्लॉलेस समथिंग, कम ऑन, नो नॉट एट ऑल। तो यहीं पे इसका पैरालिसिस आता है कि यार फिलॉसफी कैसे हो गई जब इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म की आप गुंजाइश नहीं रख रहे हो। तो ओके, एंड ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और